हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एआई की हिस्ट्री क्या रही है। तो बेसिकली द एआई का जो आइडिया है और जो इसकी बिगनिंग है वो कब हुई थी और आज के टाइम में जो जेन एआई है वो कैसे बना है। लाइक जो हम आज के टाइम एजेंटिक एआई एलएलएम और चैट जीपीटी है ये इस लेवल तक कैसे पहुंचा है एज कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री जो कि आप सुनते हो कि 400-500 साल पुराने हैं। जो एआई फील्ड है ये अराउंड 80 ईयर्स या 85 ईयर्स इसको अभी जस्ट हुए हैं। जो फर्स्ट जो इसकी इमेजिनेशन थी उससे लेके ये आज तक अब फर्स्ट टाइम हुआ है। तो इसको अराउंड 85 ईयर्स हो चुके हैं। तो जो इस वीडियो को मैंने दो सेक्शन में रखा है। पहले सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि एआई की हिस्ट्री क्या रही है बेसिकली कि अ, कैसे एआई की वर्ड जो है वो कम टू सबके अटेंशन में आया। उसके बाद क्या अप्स एंड डाउन थ्रू आउट दिस एआई रेवोल्यूशन में रहा है वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। और दूसरे सेक्शन हम देखने वाले हैं कि एआई कितने पार्ट्स में कैटेगराइज है और इंडस्ट्री में उनको कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से यूज़ किया जाता है और हम उसको डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम्म, जो एआई की स्टार्टिंग हुई थी द अर्ली फाउंडेशन दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द 1940s एरा। उस टाइम पे वेरी फेमस पेपर आर पब्लिश। उस पेपर का नाम था कैन मशीन कैन मशीन थिंग्स, जो कि एलन ट्यूनिंग बड़े पॉपुलर साइंटिस्ट थे उस टाइम के, उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्रेस किया था कि मशीन क्या इंसानों की तरह सोच सकती है, मशीन के पास भी थिंक सोचने की क्षमता है या नहीं है, कैपेबिलिटीज़। तो उस टाइम पे वेरी पॉपुलर साइंटिस्ट उन्होंने ये फर्स्ट पेपर, तो इस मूवमेंट पे काफ़ी डिबेट हुई थी उस टाइम पे। उसके बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ये वर्ड है, इस वर्ड को जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था वो किया गया था एक वर्कशॉप हो रही थी जिसका नाम था डार्ट माउथ माउथ वर्कशॉप, जिसमें फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेम का जिक्र किया गया था। तो इस फेज में अराउंड 1940 से 1916 के बीच ट्यूनिंग टेस्ट, जिसके बारे में आप काफ़ी सुनते होंगे, ट्यूनिंग टेस्ट यूज़ किया जाता था। जिसमें कि बेसिकली क्या होता था कि एक बोर्ड होता था, लाइक वन लेयर ऑफ वॉल है जिसके एक साइड पे मशीन है, और वहाँ पे भी एक सेपरेशन है, और इधर एक ह्यूमन बैठा हुआ है। बेसिकली एक ह्यूमन बैठा हुआ है, और यहाँ पे मशीन है, और कई बार यहाँ पे ह्यूमन भी होता है। ओके, कई बार मशीन, तो ये आपस में रिप्लेस होते रहते हैं। और जब ह्यूमन कोई क्वेश्चन आस्क करता है, तो लाइक ह्यूमन ने अगर 10 क्वेश्चन पूछे हैं, तो उनमें से 5 ह्यूमन ने दिए हैं या 2 ही ह्यूमन ने दिए हैं, या मशीन ने कितने दिए हैं, उन दोनों के बीच ये चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना था कि भाई जो कितने मशीन ने दिए हैं कितने ह्यूमन ने दिए हैं। तो अगर वो बिल्कुल भी नहीं बता पाता है कि जो मशीन ने कौन सा रिस्पॉन्स दिया है और ह्यूमन मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि मशीन एक ह्यूमन लेवल पे कन्वर्सेशन कर पा रही है। तो दैट वाज अ ट्यूरिंग टेस्ट। उसके बाद जो एरा आया था, दैट वाज इन 1960 टू 1917, जब फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट चैटबॉट, वर्ल्ड का जो फर्स्ट चैटबॉट जिसका नाम था एलिजा, वो बना था इस फेज पे। तो लाइक दिस इज लाइक गोल्डन टाइम गोइंग ऑन दैट, आज सबका फोकस इस टाइम एआई पे था कि वो कि ये तो समझ पा रहा है, बातचीत कर पा रहा है। तो उस तरह का सीन चल रहा था। उसके बाद जो हुआ क्या कि लाइक एआई को चाहिए थी काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर, और एनर्जी सोर्स भी काफ़ी चाहिए थे, प्रोसेसर्स भी। तो अराउंड 1970 80s पे अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे जो कंप्यूटर्स होते थे वो इतने बड़े होते थे कि एक पूरे रूम में वो चीज़ें, मतलब एक कंप्यूटर पूरा रूम का स्पेस ले लेता था बेसिकली। तो इतने बड़े स्पेस होते थे, और उनकी कंप्यूटेशन पावर भी इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। और ऊपर से जो मेमोरी चिप्स होती थी, वो आज के टाइम में आप तो देखते हो टीबी पे होती है या पीबी पे होती है, टेराबाइट या पैकाबाइट। बट उस टाइम पे वो केबी में होती थी, किलोबाइट, जो कि ऑलरेडी काफ़ी स्पेस लेती थी। तो इस वजह से एआई में ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा था, मतलब रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि इतनी एडवांस कंप्यूटेशन और वो एल्गोरिथम्स और
इतना इम्प्रूव एल्गोरिथम्स थे, बट उनको रन करने के लिए कैपेबिलिटी मशीन्स नहीं थी। तो उस वजह से क्या हो रहा था कि फंड्स काफ़ी ज़्यादा काट दिए गए और इस टाइम पे एआई को एज अ डेड समझा गया। तो दिस ये पहला विंटर था जब एआई का आया था। उसके बाद आया 1980s का टाइम। उस टाइम पे क्या हुआ कि मशीन लर्निंग का राइज हुआ। तो यहाँ पे जो आप मशीन लर्निंग सुन रहे हो, मशीन लर्निंग का मतलब है कि इस टाइम पे क्या किया है कि जो एल्गोरिथम बनाया था ना, तो पीपलों ने अपना डेटा कलेक्ट किया। डेटा को उन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया है। मैथमेटिकल मॉडल जो कि ऑन टॉप ऑफ प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर था। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा। तो ऑन टॉप ऑफ दीज ये पूरा मॉडल्स बिल्ड किए और उनसे कुछ प्रिडिक्शंस करवाई, बेसिक प्रिडिक्शंस करवाई। सो लाइक दिस इज़ अ हिस्टोरिकल डेटा कि भाई मान लो कोई क्रिकेट मैच है और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और वो चल रहा है। तो उस टाइम आपके पास सारा डेटा आ जाता है, प्रीवियस डेटा, कि भाई इंडिया कितने मैच जीता हुआ है, इंडिया कितना मैच जीता हुआ है, और इंडिया कितने मैच जीता हुआ है, हर हर प्लेयर की एक डिटेल आ गई है। हर प्लेयर ने कितने रन बनाए थे, किस तरह की परफॉर्मेंस रही है उसकी ऑल सीरीज में, 5 सीरीज का डेटा ले लिया मान लो, कितनी डिटेल्स आई हुई हैं, पाकिस्तान के भी सभी प्लेयर्स का डेटा कलेक्ट किया और इन सबको डेटा को बना के इस मॉडल को फीड किया। फिर इसने प्रिडिक्शन दी कि भाई कितने परसेंट चांस है इंडिया के जीतने के या पाकिस्तान के जीतने के, कितने परसेंट चांस है। तो इस तरह की प्रिडिक्शन होने लगी जो कि स्ट्रेट मैथमेटिकल थे। आपको एक स्टिक डेटा फॉर्मेट आपने बनाया है और उसको अपने मॉडल को फीड किया, तो यहाँ से आपका मशीन लर्निंग का एरा शुरू हुआ था। तो इस टाइम पे मशीन लर्निंग धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी थी। उसके बाद जो टाइम आता है वो आया था डीप लर्निंग का। इससे पहले भी एक बार जो आप 1980s 90 के बाद भी थोड़ा सा डाउन चला था, अराउंड 5 to 6 ईयर्स के लिए भी सेकेंड विंटर आया था। क्योंकि उस टाइम मशीन लर्निंग भी यूज़ हो रहा था, बट इतना एडवांस कंपटीशन और आप समझो हार्डवेयर उस टाइम तक इतना रीच नहीं कर रहा था, तो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था। तो यहाँ पे आपको सेकेंड विंटर का भी एक टाइम फेज आया था। उसके बाद जो आया था वो आया था आपका 2002 से 2014। तो दिस इज लाइक अ इवोल्यूशन। इस पीरियड में कंपटीशन भी आ गई थी लोगों के पास, मतलब इंडस्ट्री में हार्डवेयर्स भी अच्छे हो चुके थे, ग्राफिक कार्ड्स आने लग गए थे, और जीपीयूज भी धीरे धीरे बन रहे थे। तो ये एक मैथम रेवोल्यूशन था उस टाइम पे। उस डीप लर्निंग मॉडल्स आने लगे। डीप लर्निंग का फ़ायदा क्या था कि ये चीज़ों को और डेप्थ में समझता था। लाइक मशीन लर्निंग था, वो एक कॉम कहते हैं उसको, आप डेटा देते हो, वो डेटा से कुछ हद तक सीख पाता है और बता देता है। पर जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, लाइक काफ़ी ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जैसे गूगल का कोई भी इमेजेस उठाओगे, कोई इमेजेस हो जाती हैं जैसे, या फिर वीडियोस हो गई, टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट डेटा होता है लाइक पैराग्राफ्स, और जितनी भी स्टोरी टेलिंग है ये सब कुछ आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को मशीन लर्निंग नहीं कर पाता, और मोस्ट ऑफ केसेस में रियल वर्ल्ड में इन्हीं का यूज़ होता है, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ लैंग्वेज और दिस इज इमेज, तो ऑफ कोर्स इन सब का होता है। तो इस टाइम पे काफ़ी सारे डीप लर्निंग मॉडल्स आने लगे। तो लाइक आप अगर कंप्यूटर विजन के कुछ मॉडल्स देखोगे तो रेजनेक्ट आ गया था। उसके बाद भी सी एन एन चल रहा था, कन्वर्सेशनल न्यूरल नेटवर्क भी आ गया था, आर एन एन था, एल एच टी एम। तो ऑल ये सब चीज़ें उस टाइम पे मूव कर रही थी डीप लर्निंग के। उसके बाद जो फाइनल जो मतलब जिसने ब्रेक थ्रू किया था पूरी इंडस्ट्री में, वो किया था अराउंड 2017 में। 2017 में ऐसा क्या हुआ था, 2017 में हुआ था ये कि गूगल ने एक पेपर लॉन्च किया था। गूगल रिसर्च ने, जो बेसिकली डीप माइंड है गूगल का, जहाँ पे टॉप रिसर्च चलती रहती है, डीप माइंड है, वहाँ पे एक पेपर सीरीज हुआ था, ऑल अटेंशन यू नीड। ऑल अटेंशन यू नीड। तो इस पेपर में ट्रांसफॉर्मर को ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को प्रेजेंट किया था। टेक्चर को प्रेजेंट किया था, उसकी वजह से हुआ क्या था, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर इज लाइक काफ़ी बढ़िया था। ये चीज़ों को जो बेसिकली जो आपका टेक्स्ट डेटा होता था
उसको बड़ी इजीली मेमोराइज कर पाता था और आगे के वर्ड्स भी प्रिडिक्शन कर पाता था। तो इसका अगर आप एग्जांपल आपने देखा होगा तो अर्ली फेज पे जीपीटी था। नो, ये चैट जीपीटी नहीं है, ये बेसिकली जीपीटी है। और दूसरा था बार्ट। ये दो मॉडल थे आई थिंक, जिसका मेन था जनरेटिव प्री ट्रेन मॉडल टाइप था ये। और बार्ट आपका जो बेसिकली टेक्स्ट डेटा को हैंडल करने के लिए था। तो इसकी वजह से, ट्रांसफॉर्मर के आने की वजह से क्या हुआ कि जो इतना अमाउंट ऑफ हमारा डेटा था अब तक हमने कलेक्ट किया था वर्ल्ड वाइड नेट पे या बुक्स पे, वो सब उन सबको लार्ज अमाउंट पे इस आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट किया गया। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जीपीटी, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी अराउंड 2015 के या 14, आई डोंट मैं रिमेंबर नहीं, बट आई थिंक दिस इज अ पीरियड। तो उस मोमेंट पे दे आर स्ट्रगलिंग आल्सो, बट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर दे रियली किक स्टार्ट। मतलब उन्होंने एकदम से अपना डेटा को ट्रेन शुरू करना किया, जीपीयूज लिए एनवीडिया से। और उन्होंने अपना पहला मॉडल जो चैट जीपीटी हम देखते हैं 2021 में लॉन्च किया था। आई थिंक 2021 था, हाँ राइट, 2021 में या 22 में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था। तो इट्स टेक अराउंड देम 4 to 5 years just to train the model, train, build the architecture that can stay। so इस तरह से आज के टाइम में जो हम जनरेटिव आई रहते हैं उसका फाउंडेशन जो बिल्ड हुआ था वो हुआ था हमारे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर से। तो ट्रांसफॉर्मर इज लाइक रियली चेंज एवरीथिंग। सो आगे जाके हम इन सब फील्ड्स को, अगली जो सेक्शन है उसमें हम देखने वाला नेक्स्ट फेज है, दैट वाज अ, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट फेज पे। नेक्स्ट फेज में क्या है, वो है हमारा 9 layers ऑफ एआई। तो जो आपके 9 लेयर ऑफ एआई है, उसको हम पहले राउट डाउन करते हैं, देन आई एक्सप्लेन देम वन बाय वन। तो सबसे पहले तो आपका आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देन आपका आता है मशीन लर्निंग। उसके बाद आता है आपका डीप लर्निंग। ओके, डीप लर्निंग के बाद आपका आता है कंप्यूटर विजन एंड एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसके बाद आता है आपका ट्रांसफॉर्मर। ये आपका ट्रांसफॉर्मर होता है। इस ट्रांसफॉर्मर के बाद आता है आपका एलएलएम्स। एलएलएम्स के बाद आता है आपका जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई के बाद आता है आपका फाइनल एजेंटिक एआई। तो इनको वन बाय वन देखते हैं कि इन सब का लाइक हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर और ये लेयर्स है क्या। तो जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपको डिस्क्राइब करता है बेसिकली थ्योरेटिकल अप्रोचेस कि हाउ शुड अ मशीन स्मार्ट, मतलब कितनी मशीन स्मार्ट होनी चाहिए कि उसके पास थिंकिंग पावर होनी चाहिए, वो सेल्फ लर्निंग होना चाहिए। और वो एजीआई जो आप सुनते हैं बड़े टाइम से, एजीआई, एजीआई एंड एजीआई, सो कि मशीन ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी क्रॉस कर जाएगा। सो ऑल दोस थ्योरेटिकल कंसेप्ट दैट बिल्ड इन अ आर्टिफिशियल, दैट बेसिकली अ फाउंडेशन। मशीन लर्निंग इज लाइक अ सबसेट। तो उसमें होता क्या है कि इन इनकी जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है उनको धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर करके वी आर रीच एट दिस लेवल। ओके, सो मशीन लर्निंग आपका जो है, दिस इज हाईली डिपेंड्स ऑन अ मॉडल्स। ओके, मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल बोल सकते हैं आप, जो भी स्टैटिस्टिकल मॉडल वो, एंड डेटा। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि दे डोंट लर्न द, आई डोंट से लर्न, बट जो भी कोई कॉम्प्लेक्स टास्क होता है ना, तो उस चीज़ों को करने में, या जो लॉन्ग टर्म टास्क होता है उन चीज़ों में थोड़ी सी इसको दिक्कत होती है जब डेटा अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। स्मॉल डेटा या मीडियम साइज डेटा के लिए ओके, दिस विल वर्क विदाउट एनी इशू। तो मशीन लर्निंग में फर्दर दो डिवाइस है, एक है हमारा सुपरवाइज लर्निंग, एक है हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग, और एक है हमारा रेनफोर्समेंट लर्निंग।
तो जो आपका सुपरवाइज लर्निंग होता है, सुपरवाइज लर्निंग में क्या है, सुपरवाइज लर्निंग में आपके आ जाते हैं स्ट्रक्चर डेटा। तो स्ट्रक्चर डेटा में जैसे मैंने आपको बताया था, क्रिकेट मैच का ले सकते हो आप, उसमें डेटा जो होगा आपका स्ट्रक्चर डेटा होगा कि भाई विंस होंगे, लूज होंगे, वो आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। या हाउस प्राइसिंग प्रिडिक्शन वेरी कॉमन एग्जांपल होता है कि हाउस का प्रिडिक्शन करना है अपने, तो आपको पता है कि ये हाउस 2 BHK का है, 3 BHK का है। तो दीज आर काइंड ऑफ टेबुलर डेटा, मोस्ट टेबुलर डेटा होता है आपके पास, जहाँ पे ऐसे आपको कॉलम पे होता है और यहाँ पे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हम मशीन लर्निंग भी फ्यूचर में करेंगे, तो उन डेप्थ में आपको ये सब कुछ बताऊंगा। बट इस तरह से हमारा डेटा होता है CSV और एक्सेल फाइल फॉर्मेट में। अम, तो ये स्ट्रक्चर डेटा होता है बेसिकली। अनसुपरवाइज में आपका होता है अनस्ट्रक्चर डेटा। मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर मैं देखूँ आपका, जो आप डे टू डे आपका जो सोशल मीडिया पे डेटा होता है, और जो आप गूगल पे देखते हो, उस तरह का जो भी डेटा होता है अनस्ट्रक्चर्ड होता है। तो मतलब वो आपको ऐसे बताएगा नहीं कि भाई प्रीवियस डेटा नहीं होगा आपके पास। लाइक कैटेगराइजिंग अ डेटा, सबसे कॉमन अगर आप देखोगे, आप गूगल पे किसी फोटोज़ को देखते हो, लाइक मुझे डॉग्स की फ़ोटो दे दो या मुझे कैट्स की फ़ोटो दे दो, तो उन चीज़ों का पता आपको, मतलब जो एल्गोरिथम पीछे होते हैं बेसिकली, लाइक दे कैटेगराइज द डेटा। सो बेसिकली आपको बहुत सारा ऐसे बहुत सारी फोटोज़ है डिफरेंट 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 वेजिटेबल्स एरिया में टाइप। तो उनमें से उनकी जो कैटेगरीज होती है और जो उनका मेटा डेटा होता है, मेटा डेटा के बेस पे वो चीज़ों को कैटेगराइज करता है जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ऐसे करके अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है आपको अनसुपरवाइज में आ जाता है। और रेनफोर्समेंट होती है जब आप लाइक बट अवार्ड बेस्ड लर्निंग करवाते हो, एल्गोरिथम्स होते हैं आपके भी, उस लर्निंग होती है, अवार्ड लर्निंग बेस्ड लर्निंग होती है। तो सबसे कॉमन अगर मैं इसका देखूं, तो ये सबसे कॉमन होगा इसमें मेरा, या तो सबसे कॉमन होगा, एक मिनट गाइस, ओके। तो रोबोटिक, जो आप रोबोट्स को सिखाते हो, रोबोटिक्स की भाई किस तरफ आपको जाना है किस तरह नहीं जाना है, तो इसमें काफ़ी एल्गोरिथम्स होते हैं, Q&R करके। सो दीज आर द फर्दर कैटेगरीज इन इट। डीप लर्निंग पे दैट जो नेक्स्ट मॉड्यूल है, डीप लर्निंग आई बिकॉज द डेटा का जो अमाउंट है, जब बिग डेटा डिफाइन हुआ गया, लाइक जो हमारे डेटा का अमाउंट इंसेन हो गया था, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ टेराबाइट वी हैव अ डेटा। तो उस डेटा को स्टडी करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल काफ़ी स्लो थे, बेसिकली उनको टाइम बहुत लग रहा था, और वो इतने अच्छे से मतलब कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी थी उस डेटा में। बिग डेटा में होने के बाद ये था कि कॉम्प्लेक्सिटी और जो हिडन पैटर्न्स होते हैं उन चीज़ों का समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो इसमें ना डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स आया। तो डीप लर्निंग बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे आपका न्यूरॉन्स होते हैं। ब्रेन, जो आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी हो तो, मतलब बायोलॉजी में आप सर्च करेंगे न्यूरॉन सेल, तो उनमें होता है। तो उसमें होता है क्या है कि आपका जैसे एक इनपुट लेयर होती है, इनपुट लेयर होती है, देन आपके मिड हिडन लेयर्स होती हैं, हिडन लेयर्स होती हैं, और एक आपकी फिर आउटपुट लेयर्स होती है। तो जो भी आपका लाइक मोर स्ट्रक्चर अगर मैं इसको बनाऊँ, तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। ऐसे ऐसे भी बना सकते हो, ये हिडन लेयर्स हैं, मल्टीपल आउटपुट सोर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो बेसिकली आपके जो भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न होते हैं डेटा में, उनको अंडरस्टैंड कर पाता है और आपको अच्छा रिजल्ट देता है। बट दे नीड अ हाई कंपटीशन आल्सो। मशीन लर्निंग के कंपेयर में जो डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं, उनको थोड़ी कंपटीशन पावर चाहिए। तो दे बेसिकली यूज GPUs जब आपके डेटा को ट्रेन करना होता है। तो इसके जो एग्जांपल्स अगर आप डीप लर्निंग के देखोगे, तो CNNs होते हैं, कंप्यूटेशन न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, और ANNs होते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो जिस तरह के ये मॉडल्स होते हैं, ये हैंडल करता है इमेज डेटा को, जो भी आपके इमेजेस डेटा होते हैं, ये करता आ रहे हैं आपके टेक्स्ट बेस्ड डेटा को। ANN होता है जो आपके सिंपल डेटाज होते हैं, लाइक जो टेबुलर डेटा है, इसको मोर एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए, मोर उसके कॉम्प्लेक्स पैटर्न को हैंडल करने के लिए। ओके।
इसके बाद आता है आपके पास कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन और एनएलपी कुछ नहीं है, ये दीज आर द सबसेट्स ऑफ डीप लर्निंग। सो जो डीप लर्निंग का यूज केस है उसको कैटेगराइज बेस्ड डिवाइड कर देता। तो कंप्यूटर बेस्ड विजन में आपके आ जाते हैं जो भी आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, उसके अलावा आपका हो जाता है इमेजेस को चेक करना कि इमेज सही है या नहीं है। तो बेसिकली ये सब कुछ आपकी लाइक आईज होती है, दीज आर बिहेव लाइक अ ह्यूमन आई। जो मेन गोल है कंप्यूटर का, बिहेव लाइक अ ह्यूमन आई। और जो एनएलपी होता है, दिस इज लाइक अवर लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, लैंग्वेजेस, ह्यूमन लैंग्वेजेस, दे बिहेव लाइक ह्यूमन लैंग्वेजेस। एनएलपी वो है और इमेज बेस्ड ह्यूमन आपका ये है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा बहुत ओवरवैल्यू में, बट दीज आर द थिंग्स। उसके बाद उसके बाद आता है आपका ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, एनएलपी। और इसके बाद अगर आप एनएलपी के एग्जांपल्स दूं तो एनएलपी के एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके जो बड़े टाइम से होते हैं। अगर आप कीबोर्ड पे देखते हो, कीबोर्ड जब होते हैं फ़ोन पे, जो आपका कीबोर्ड होता है, जब उस पर आप टाइप करते हो तो आपको सजेशंस आती है नेक्स्ट वर्ड की, कि हाय के बाद क्या लिखना है, या फिर थैंक यू के बाद का यू आता है सजेशंस में। अगर कीबोर्ड से आप नोटिस करोगे तो दोज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनएलपी। सबसे उसके बाद आता है आपका ट्रांसफॉर्मर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक तरह से हाई एंड आर्किटेक्चर्स है, जहाँ पे आपके अटेंशन मैकेनिज्म्स होते हैं जो बेसिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी को हैंडल करने के लिए, कि लाइक अगर आप 1000 वर्ड्स का है तो इट कैन बी एबल टू रिमेंबर थिंग्स इन अ लॉन्ग, एंड रिमेंबर करने के साथ साथ ये चीज़ों को सेपरेट भी करता है। कि लाइक अगर एप्पल है तो इसमें जो अटेंशन मैकेनिज्म होता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, वो अटेंशन मैकेनिज्म क्या करता है कि एप्पल्स को भी बेस्ड ऑन द उसका सीमेंटिक मीनिंग फाइंड आउट करता है, कि लाइक एप्पल वो फोन वाले एप्पल की बात कर रहा है या एप्पल ईटे वाले एप्पल की बात कर रहा है, तो वो भी आप पूरे सेंटेंस के बेस पे कर सकते हो। तो ट्रांसफॉर्मर के लाइक वो कुछ कैपेबिलिटीज है जिस वजह से सुपर पॉपुलर हुआ था। उसके बाद आ जाते हैं आपके एलएलएम्स। एलएलएम्स होते हैं आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ये आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। ओके। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से जो अपने ट्रांसफॉर्मर को भी कहते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेन किया, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेन किया, तब आपके ये आए हैं। Hope so, why it's so thin? Okay, now I think it's good. Okay, किया था। तो उसके बाद आपका ये आ जाता है, फिर जनरेटिव एआई में आपके आ जाते हैं रैग, रिट्रीवल ऑगमेंट जनरेशन, और जितने भी आप देखते हो ना आज के टाइम पे चैट जीपीटी, वो दोज आर द एग्जांपल ऑफ अ जनरेटिव एआई। सो जनरेटिव एआई का मतलब है कि सब कुछ वो जनरेट कर रहे हैं, लाइक इमेज जनरेशन हो जाता है। एलएलएम के साथ साथ वीएलएम भी होता है, वीएलएम भी होता है आपका, अगर मैं इसमें आगे भी डिफाइन कर दूं, वीएलएम्स भी होते हैं जो कि विजन मॉडल्स होते हैं, विजुअल लैंग्वेज मॉडल्स, जिसमें कि आपको वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। कि अगर आपके पास एक फ़ोटोज़ है और आप उसको जाके पूछेंगे कि इनमें से इस फ़ोटो में चीज़ों को, लाइक फ्रूट्स कहाँ पे हैं, कौन कहाँ पे है, तो वो लेआउट्स डिटेक्ट करके आपको बताएगा कि इस कोऑर्डिनेट पे आपकी ये चीज़ें हैं। तो वी एल एम्स हो जाते हैं आपके एल एल एम्स की तरह। जनरेटिव एआई में आपको बता दिया, रैक, चैट जीपीटी, दिस काइंड ऑफ दो जनरेट लाइक इमेज जनरेशन और एनिमेशन जनरेशन। इस चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे, एलएलएम्स को भी और जनरेटिव एआई को भी। उसके बाद आपके आता है एजेंटिक एआई, जो आज के टाइम पे रियल इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। तो एजेंटिक एआई बेसिकली है कि इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्लान, एग्जीक्यूट, इवेल्युएट, रिट्राई। बेसिकली जो आपका ये एजेंटिक होता है कि इसको पता है कि इसको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। ये टास्क को डिवाइड करता है, देखता है कि टास्क जो हुआ है सही से हुआ है, उसको प्लान करता है सही से, उसको एग्जीक्यूट करता है एक फ्लो में, और उसको एक आउटपुट देता है। अगर उसको कहीं पे फेल होता है तो बेसिकली आप जब कोडिंग एजेंट देखोगे, को पायलट जो है, या फिर आपको जो अ, कोई भी जो आपके लिए टास्क परफॉर्म कर रहा है, आज के टाइम में तो आई थिंक काफ़ी है, एम सी पी सर्वर्स हो जाते हैं आपके, या मल्टीपल जो भी है, इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो बस आप इतना समझिए कि जब एआई के पास कैपेबिलिटीज़ होती है, एलएलएम मॉडल्स या जितने भी ये मल्टी मॉडल्स होते हैं, इनके पास जब कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि ये कैन प्लान थिंग्स, एग्जीक्यूट देम, और रिट्राई देम,
when they are stuck somewhere or ask for approval. So these kind of behavior when they have, we call it agentic AI. So इस तरह से हमारा agentic AI बनता है पूरी तरह. सो होप सो गाइज दैट कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. आई नो कि इसमें आपको काफ़ी सारे डाउट्स होंगे अभी के टाइम पे. काफ़ी चीज़ें ओवरवेलिंग भी हुई होंगी, बट आई वांट टू मेक श्योर कि इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है. हम धीरे धीरे इन चीज़ों को करते जाएंगे और आने वाली वीडियो में आपको और क्लैरिटी मिलती रहेगी. तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो आगे आने वाली वीडियोस हैं वो किस स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगी. तो इसके बाद जो वीडियोस आएंगी उसमें हम पाइथन करेंगे. हम स्टार्ट करेंगे पाइथन से. ओके, सो वी गोना स्टार्ट विद पाइथन. पाइथन के बाद पाइथन में ना हम उस 3 वीडियोस आपको पाइथन में मिलेंगी. ये पहली वीडियो होगी बिगिनिंग. ओके, बिगिनर कंटेंट होगा बेसिकली, जिसमें हम देखेंगे डेटा टाइप्स, लूप्स, इन बिल्ड फंक्शन. ओके, तो इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी. सेकंड वीडियो में आपको मिलेगा देखने को थोड़ा बहुत लाइक उप्स. जो आपका उप्स होगा, जो 4 पिलर्स ऑफ उप्स है. 4 पिलर्स जो है एब्स्ट्रैक्शन, इंकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, वो आपको इस दूसरी वीडियो में मिलेगा. तीसरी वीडियो में हम देखेंगे एडवांस पाइथन. एडवांस पाइथन में, क्योंकि आपको एडवांस पाइथन तो आनी चाहिए आई थिंक, बिकॉज इसमें आप सीखेंगे मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग और प्रोसेसिंग. सॉरी गाइज, मेरे थोड़ा लिखने में थोड़ा बेकार है, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस चल रही है. तो आपको आगे धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, क्या दिक्कत है. तो मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, उसके अलावा आपका एरर हैंडलिंग जो होता है, आपका एरर हैंडलिंग होता है. मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है पाइथन में, मेमोरी मैनेजमेंट्स होते हैं. और भी इस तरह के कुछ और एडवांस टॉपिक्स होंगे जो हम इसमें कवर करेंगे. सो मैजिक मेथड्स हो जाते हैं आपके, काफ़ी चीज़ें. मैजिक मेथड. तो आई थिंक पाइथन की इससे 3 वीडियो है. जब हम पाइथन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रैग से. ओके, देन हम वी कम टू द रैग. सो आई थिंक उस तरह से जब हम रैग करेंगे, देन रैग के हम अलग अलग कंपोनेंट समझेंगे, फिनिश करेंगे. पर उससे पहले हम पाइथन का एक प्रोजेक्ट भी करेंगे. ऊप्स की हेल्प से एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा कंपोनेंट्स यूज़ करना. और मेन मोटिव होगा कि आप पाइथन को डीबग कैसे करते हैं. ओके, तो आपको पहले समझना होगा कि पाइथन कंपाइल कैसे करता है कोड को, कंपाइलर्स क्या होते हैं, और वो चीज़ों को, मतलब पाइथन जब एग्जीक्यूट करता है आपके कोड को तो वो बैकएंड में वर्क किस तरह से करता है. होप सो वी आर गोना, मतलब वो भी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट करेंगे छोटा सा, एंड देन वी मूव टू द रैग. रैग में भी हम डिटेल में देखेंगे चीज़ें. पहले हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे रैग के, जो ऑल कॉन्सेप्ट्स हैं. जब हमें लाइक पता है कि टोकनाइजेशन और ये जनरेट कैसे कर रहा है, सर्च मेथड्स क्या होते हैं, वेक्टर डेटाबेस क्या होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्या क्या टेक्स्ट हम मतलब यूज़ करते हैं आर्गुमेंट जनरेशन में, और ये रैग बनता कैसे, हाउ द, पहले हम एलएलएम कैसे जनरेट करता है. ओके, तो पहले हम ये चीज़ें देखेंगे. उसके बाद हम एक छोटा सा फर्स्ट एग्जांपल रैग बनाएंगे, फिर मल्टी डोमेन रैग, फिर धीरे धीरे एजेंटिक रैग की तरफ जाएंगे. फिर देखेंगे कि इसको बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है इंडस्ट्री में. फिर हम कुछ और फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे रैग और एलएलएम के. उसके बाद हम मल्टी मॉडल देखेंगे रैग्स क्या होते हैं. तो इस तरह से हम आगे प्रोसीड करते रहेंगे मल्टी मॉडल एलएलएम्स के साथ. तो वीडियो स्ट्रक्चर अभी के लिए तो इस तरह से. कुछ अपडेट्स होंगे मैं आपको कंफर्म पहले ही बता दूंगा. सो यू नीड टू वरी अबाउट दैट. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस लॉन्ग. आई नो थोड़ी सी लंबी हो गई वीडियो, बट हम आगे आने भी ट्राई है, बट आगे भी आपको वन शॉट वीडियोज़ ही होंगी जो बिगिनर ओप्स और एडवांस पाइथन है. तो होप सो यू एंजॉय इट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.